आप सभी दोस्तों का स्वागत है देपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और हम लेके आए हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें कई बार हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके अंदर राजस्थान का इतिहास तो पूछा ही जाता है। राजस्थान इतिहास के अंदर जो आधुनिक इतिहास है राजस्थान का, उनमें से राजस्थान का एकीकरण पूछा जाता है। एकीकरण से रिलेटेड हर एग्ज़ाम के अंदर जो इसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उसमें राजस्थान एकीकरण से ही एक या दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास यानी मैं जो सीरीज़ चलती है हमारी राजस्थान एकीकरण की, जो हम 1, 2, 3 जितने भी वीडियो बनेंगे, उनके अंदर हम डालेंगे राजस्थान का एकीकरण, पूर्ण विस्तार से समझाएंगे और ये हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाए गए हैं। सबसे राजस्थान के सबसे बेस्ट सामग्री आपको मिलेंगी, यानी हर एग्ज़ाम से इसी नोट्स के अंदर क्वेश्चन उठते हैं। चलिए तो इस क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यानी राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, एक अजमेर मेरवाड़ा थी केंद्र शासित प्रदेश, उनको और 3 जो ठिकाने थे राजस्थान के अंदर, इनको राजस्थान के अंदर ही मिलाना, यानी कुछ ऐसी रियासतें थी राजस्थान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी कि हम पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे। जैसे मारवाड़ रियासत थी, वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। तो कुछ ऐसी रियासतें भी हैं जिन अपवाद स्वरूप भी हैं, यानी वो मिलना नहीं चाहती। तो राजस्थान का एकीकरण ही राजस्थान एकीकरण कहलाता है, यानी सभी रियासतों को जोड़कर एक नए राज्य का गठन करना, राजस्थान। तो हम एक रियासतों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी हर बार क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है आपसे। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है, क्षेत्रफल के अंदर सबसे जो बड़ी रियासत है वो कौन सी है? मारवाड़ है। क्षेत्रफल के अंदर जो सबसे बड़ी जो रियासत है क्षेत्रफल के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस रियासत का है? मारवाड़ रियासत का। और क्षेत्रफल में जो सबसे छोटी रियासत है वो कौन सी है? वो शाहपुरा है। कौन सी है? शाहपुरा। और जो जनसंख्या में सबसे जो बड़ी रियासत है, जनसंख्या के अंदर जो सबसे बड़ी रियासत है वो कौन सी है? वो जयपुर है। कौन सी है दोस्तों? जयपुर रियासत है जो जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत उस समय मानी जाती है। वर्तमान में ही जयपुर जिला ही राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत, यानी छोटी रियासत, अगला आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत कौन सी थी एकीकरण के अंदर, तो उनमें से आपका प्रश्न हो जाएगा शाहपुरा। कौन थी? शाहपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत मानी जाती है और जनसंख्या की दृष्टि से भी मानी जाती है। और सबसे प्राचीन रियासत, यानी सबसे प्राचीन रियासत थी, यानी उस समय राजा महाराजाओं का शासन था, तो सबसे प्राचीन जो राजवंश है, यानी प्राचीन रियासत आपसे पूछ लिया जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर अपने हो जाएगा, क्या होगा? मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। अगला क्वेश्चन, सबसे समृद्ध रियासत कौन सी थी? तो वो जयपुर थी। कौन सी थी दोस्तों? सबसे समृद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाता तो जयपुर थी। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत। सबसे पिछड़ी रियासत अगर आपसे पूछ लिया जाता है, सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है? वो जैसलमेर है। कौन सी है दोस्तों? वो जैसलमेर रियासत है। सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है? जैसलमेर है। 2 रियासतों को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, ऐसी कौन सी रियासत थी? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, ऐसी कौन सी रियासत है निम्नलिखित में से जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? तो राजस्थान के अंदर 2 ही थी जिसे तोपों का अधिकार नहीं था, सलामी का। तो पहली रियासत किशनगढ़ है और दूसरी शाहपुरा है। कौन सी है? शाहपुरा।
शाहपुरा जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटी रियासत मानी जाती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत मानी जाती है। पाकिस्तान में मिलने हेतु इस इच्छुक रियासतें कौन कौन सी थी? मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में मिलने वाली इच्छुक रियासतें जैसे एक मारवाड़ थी और दूसरी टोंक थी। कौन कौन सी है? अपने पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक रियासतें हैं, एक तो मारवाड़ है, दूसरी कौन सी है? टोंक रियासत है। मराठों द्वारा कर वसूलना, जो मराठे कर लेते थे, वो कौन सी रियासत ने से नहीं लिया गया था? राजस्थान में बाकी सभी रियासतों से कर लिया गया। मराठों द्वारा कर ना वसूला, मराठों ने इन रियासतों से कर नहीं वसूले। तो किशनगढ़ है, जैसलमेर और बीकानेर है। इन 3 रियासतों से मराठों ने कर नहीं वसूला। क्या नहीं वसूला? कर नहीं वसूला। आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत से मराठों ने कर नहीं वसूला, तो 4 ऑप्शन दे दी, उनमें से तीनों में से एक ऑप्शन डाल दिया जाएगा। किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, याद रखना। अगला क्वेश्चन, उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूला जाता। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी रियासत से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूला जाता था निम्नलिखित में से? तो वो कौन सी उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूला जाता, वो कहाँ से? जैसलमेर से उत्तराधिकारी शुल्क लिया ही नहीं जाता मराठों द्वारा। अगला, भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया, पहला जो इंडिपेंडेंस डे था वो भारत के अंदर नहीं मनाया गया था। कौन सी रियासत थी राजस्थान की? वो कौन सी थी? अलवर थी। कौन सी दोस्तों? वो अलवर रियासत थी। भारतीय संघ में शामिल होने वाली प्रथम रियासत, जो भारतीय संघ में थी नहीं, यानी इंडियन यूनियन के अंदर जो शामिल होने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? यानी उन्होंने सर्वप्रथम एकीकरण के अंदर हस्ताक्षर किया। वो पहली रियासत थी बीकानेर की, बीकानेर थी। 7 अगस्त 1947 के अंदर शार्दुल सिंह, वहाँ के जो बीकानेर की शासक थे, उन्होंने 7 अगस्त 1947 के अंदर भारतीय संघ में शामिल हो गए। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। और जो अंतिम रियासत थी, कौन सी? जो अंतिम रियासत थी जिसने एकीकरण पर हस्ताक्षर किए थे, यानी वो शामिल हुई थी, अंतिम रियासत जो राजस्थान की थी, वो कौन सी थी? अपने धौलपुर थी। धौलपुर के उस समय शासक थे उदयभान सिंह जी। उन्होंने जो भारतीय संघ के अंदर शामिल हुए थे, सबसे लास्ट के अंदर। कहाँ से दोस्तों? सबसे लास्ट में शामिल हुए थे। राजस्थान की एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 में वायसराय लॉर्ड लिथंगो के एक आदेश के उपरांत आरंभ हो गई थी। राजस्थान को एकीकरण हुए थे, उनकी जो पहले थोड़ी बहुत प्रशासन के अंदर सुगबुगाहट होने लगी 1939 के अंदर। कब? 1939 के अंदर। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिथंगो के एक आदेश के उपरांत उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। उसके बाद राजस्थान के अंदर एकीकरण की सुगबुगाहट आने लगी। ये जो आरबीसी की बोर्ड किताबें हैं उनमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद, ये भी है, इन्होंने भी एकीकरण के लिए मांग उठाई थी कि राजस्थान का एकीकरण हो। और जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम हुए, जनसंख्या 20 लाख रुपए से कम हो, उन्हें पड़ोस के राज्य में मिला दिया जाए। यानी इन्होंने कहा था, अखिल भारतीय ने, कि जिनकी अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने कहा था कि जिनकी आय ठिकानों की है कि आय 50 लाख रुपए से कम हो, वह जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के राज्य में मिला दिया जाए। यानी आय, यानी वार्षिक आय तो उनकी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 50 लाख होनी चाहिए। कितनी? 50 लाख। और जनसंख्या 50 लाख से कम हो और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, यानी जनसंख्या भी 20 लाख से काउंट होनी चाहिए। तो तब अगर नहीं हो तो उन्हें पड़ोस के राज्य में मिला दिया जाए, अगर कम हो तो उन्हें पड़ोस के राज्य में मिला दिया जाए। भारत सरकार ने एक रियासती विभाग गठित किया था। क्या किया था? भारत सरकार ने रियासती विभाग का गठन किया था। एकीकरण के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया था। रियासती विभाग की जो शर्तें
वो भी हम आगे चर्चा करेंगे क्या क्या थी, और वो भी फाइनल किया गया था यानी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो स्थापना हुई थी रियासती विभाग की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है रियासती विभाग क्या है दोस्तों। रियासती विभाग जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से हर बार पूछा जाता है। स्थापना हुई थी इनकी 5 जुलाई 1947 के अंदर। कब हुई दोस्तों, 5 जुलाई 1947 के अंदर रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। और इनके जो अध्यक्ष थे, अपने अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल जी थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे रियासती विभाग की। और इनके अध्यक्ष थे वीपी मेनन थे। कौन थे दोस्तों, जो सचिव थे, सचिव थे वो वीपी मेनन थे और अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इनकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा एकीकरण के लिए हुई थी। इनकी शर्तें भी अब हम पढ़ लेते हैं। शर्तें रियासती विभाग की शर्तें क्या क्या थी। तो पहली शर्त ये थी उनकी कि न्यूनतम आय 1 करोड़ वार्षिक आय हो, यानी जिस रियासत की 1 करोड़ वार्षिक आय हो, न्यूनतम उन्होंने मिनिमम रखा कि न्यूनतम 1 करोड़ आय हो। वार्षिक आय कितनी हो, 1 करोड़ तो होनी चाहिए उन्होंने कहा था। और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो तो चलता है, 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए जनसंख्या। तो ये दो शर्तें रियासती विभाग ने रखी थी। 1 करोड़ तो पहली तो वार्षिक आय हो जिस रियासत की, कम से कम, या 10 लाख जनसंख्या होना ही जरूरी। ऐसी राजस्थान के अंदर जो शर्तें पूरी करने वाली रियासतें 4 थी। कितनी दोस्तों थी, 4 थी जो रियासतें ये शर्तें पूरी करती थी। यानी 1 करोड़ तो वार्षिक आय, 10 लाख जनसंख्या। पहले थी अपने जोधपुर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। कौन सी थी, जोधपुर थी। दूसरी जयपुर थी, यानी समृद्ध जो रियासत जयपुर थी। बीकानेर और उदयपुर, ये राजस्थान के अंदर 4 रियासतें थी उस समय। जो रियासती विभाग की 2 शर्तों को पूरी करने वाली ये रियासतें 4 थी। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर, कितनी, 4 रियासतें थी। और आप नोट में देखिए, उन्होंने कहा था उपरोक्त शर्तें पूरी करने वाली रियासतें स्वतंत्र रह सकती। तीसरी उनकी कंडीशन थी, अगर जो रियासतें उपरोक्त शर्तें पूरी करने वाली रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी, इसलिए मारवाड़ के शासक ने, मारवाड़ के उस समय हनुमान सिंह शासक थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलने की साजिश की थी। फिर वो नाकाम भी हो गए थे, राजस्थान के अंदर मिल गए। नहीं तो अब उस समय ये मारवाड़ अब पाकिस्तान के अंदर थे, जिन्ना से मुलाकात की थी उन्होंने। तो चलिए राजस्थान का ये पढ़ते हैं। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी वो कितनी थी और ठिकाने भी कितने थे। एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी, वो भी कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही और टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़, ये टोटली रियासत थी राजस्थान के अंदर। कितनी, ये 19 रियासतें जो राजस्थान के समय, राजस्थान में 19 रियासत थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़। आपको इसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। जैसे इसमें ही काउंटेबल जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर ये हो गए, 3 हो गए जे पे। ABCD में जैसे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 3 हो गए। ऐसे आप याद कर सकते हैं। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, शाहपुरा, लावा, ये 3 अलग ठिकाने। 3 ठिकानों की चर्चा करते हैं। राजस्थान के अंदर उस समय एकीकरण के समय 3 रियासतें, 3 ठिकाने थे। वो कौन कौन से थे 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कौन कौन थे 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। 3 राजस्थान के अंदर उस समय ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़, लावा और नीमराणा।
एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। कौन था? एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, अजमेर मेरव। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ये राजस्थान के अंदर जो उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण का जो प्रथम प्रयास है, जो राजस्थान के अंदर एकीकरण का जो प्रथम प्रयास किया गया, वो रियासत कोटा रियासत के शासक थे भीम सिंह। कौन थे? महाराव भीम सिंह ने एकीकरण का जो प्रथम प्रयास किया था। अगर आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से या कोई कथन भी दे दिया जाता है आपसे कि किसने सर्वप्रथम एकीकरण का प्रयास किया, तो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए कि कोटा रियासत के जो शासक थे महाराव भीम सिंह। कौन थे? महाराव भीम सिंह ने जो एकीकरण का प्रथम प्रयास किया था। कोटा के बाद, यानी कोटा के भीम सिंह के बाद जो एकीकरण का प्रयास किया गया, वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किया था। किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। तारीख आपके जो आरबीसी में लिखी हुई तारीख है वो है 25-26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बना है। यानी उन्होंने तब महाराणा भूपाल सिंह ने यूनियन भी बना दिया। क्या बनाया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। यूनियन भूपाल सिंह ने एकीकरण के लिए क्या बनाया? राजस्थान यूनियन कब बनाया? तो ये 25-26 जून 1946 को महाराणा भूपाल सिंह, कोटा के बाद, याद रखना किसने? कोटा के बाद बनाया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन का गठन किया था। किसने किया था? महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन का गठन किया। तारीख दोस्तों जरूर याद रखना, तारीख 25-26 जून 1946 है। तो इनका उद्देश्य भी क्या था जान लेते हैं हम। बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। यानी राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। यानी राजस्थान यूनियन का जो हुआ सम्मेलन उदयपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर। कहाँ कहाँ के राजा आए ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। राजस्थान, गुजरात और मालवा की जो शासक थी उनका सम्मेलन था। पूछ लिया था। तो राजस्थान यूनियन क्या था? एकीकरण के लिए था, जो राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया था। ठीक है। और इस सम्मेलन में देखो, इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। कितने? 22 थे। कितने थे? 22 थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की कि हम अपना एक राजस्थान संघ निर्माण करेंगे। उसमें से राजस्थान, गुजरात, मालवा के जो 22 राजा महाराज इकट्ठे हुए वहाँ पे आए और महाराणा भूपाल सिंह ने कहा कि हम राजस्थान संघ यानी राजस्थान यूनियन बनाने जा रहे हैं। योजना प्रस्तुत की और उदयपुर के महाराणा जो भूपाल सिंह ने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। सम्मेलन बुलाया 23 मई 1947 को। बुलाया था कब? 23 मई 1947 को सम्मेलन बुलाया। और महाराणा भूपाल सिंह ने उस समय जो संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी थे, कौन थे दोस्तों? के.एम. जो मुंशी थे उनको इन्होंने नियुक्त किया संवैधानिक सलाहकार। महाराणा भूपाल सिंह साहब, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता, महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे, उनके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? के.एम. मुंशी थे। जयपुर के महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से वहाँ के दीवान सर वीटी कृष्णाचार्य ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। यानी जयपुर भी पीछे क्यों रहे? यानी जयपुर महाराजा भी वो अपनी रखेंगे ना प्रतिष्ठा। तो जयपुर के महाराजा मान सिंह थे उस समय, याद रखना दोस्तों, एकीकरण के समय राजा कौन थे? महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से वहाँ के दीवान थे। दीवान यानी प्रधानमंत्री थे उस समय, सर वीटी कृष्णाचार्य थे। उन्होंने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया, क्योंकि कोटा ने पहले योजना भीम सिंह ने प्रस्तुत की थी। उनके बाद में जो उदयपुर के थे अपने भोपाल सिंह, उन्होंने भी राजस्थान यूनियन बनाया।
तो फिर जयपुर पीछे क्यों रहे? क्योंकि राजस्थान की सबसे समृद्ध रियासत मानी जाती थी। तो उनके महाराजा मानसिंह जी थे, तो उन्होंने सर वीटी उनके दीवान थे, प्रधानमंत्री सर वीटी कृष्णाचार्य जी ने भी प्रदेश के शासक और प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन के हम भी बिठाए लेते। तो इस सम्मेलन में प्रस्ताव रखा, जिसमें उस सम्मेलन में प्रस्ताव रखा हाईकोर्ट और उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विशेष संघ और शेष विषय इकाइयों के पास रहे। संघ में इन्होंने कहा था कि जो हाईकोर्ट और उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विशेष संघ को शेष विषय इकाइयों के पास रहे। इन्होंने महत्वपूर्ण जो थे, जैसे हाईकोर्ट हो गया, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय तो संघ के पास रख लिए, बाकी शेष विषय इकाइयों के पास रहेंगे। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ निर्माण के लिए प्रयत्न किए। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ नहीं, वो अलग संघ बनाना चाहते थे। कोटा के महाराव भीम सिंह जी थे, वो हाड़ौती संघ निर्माण के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते थे। हाड़ौती संघ के हम अलग ही बनाएंगे अपना राज्य, कि हम राजस्थान के अंदर नहीं मिलेंगे और हाड़ौती संघ का गठन करें। तो ये कई बार पूछा भी गया है। हाड़ौती संघ के निर्माण का गठन के लिए कौन से शासक ने प्रयत्न किए? तो ये महाराव भीम सिंह ने। कई बार आरपीसी ने वो कथन देख भी देते हैं। तो अगला, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ की राज्यों को मिलाकर वागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए। अब ये पीछे क्यों रहे? क्योंकि कोटा की भीम सिंह ने तो हाड़ौती संघ निर्माण के लिए प्रयत्न किए थे। अब डूंगरपुर देखो, डूंगरपुर के महाराजा महारावल थे लक्ष्मण सिंह जी ने। उन्होंने सोचा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ और जो प्रतापगढ़ रियासत है, इनको मिलाकर हम वागड़ राज्य बनाएंगे अपना अलग ही। फिर बीकानेर देखो, बीकानेर शासक लुहारू राज्य को बीकानेर राज्य में मिलाने के लिए इच्छुक था। जून 1947 में लुहारू नवाब ने बीकानेर रियासत के साथ प्रशासनिक समझौता किया। लो, कोई पीछे नहीं छूटा है दोस्तों। बीकानेर शासक लुहारू राज्य को बीकानेर राज्य में मिलाने के लिए इच्छुक था। हम उधर से मिला लेंगे और क्या। फिर जून 1947 में लुहारू नवाब ने बीकानेर रियासत प्रशासनिक समझौता भी कर लिया था। फिर देखते स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में हम देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत देशी रियासतों से यानी ब्रिटिश स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम थी कि धारा 8 के तहत देशी रियासतों से ब्रिटिश स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। अब हम बात करेंगे राजस्थान का जो प्रथम चरण हुआ। राजस्थान के प्रथम चरण की बात करेंगे। राजस्थान में कुल 7 चरणों में राजस्थान की एकीकरण पूरा हुआ था। प्रथम चरण जिसमें राजस्थान की लगभग, वैसे तो 4 रियासतें भी शामिल हो पाई प्रथम चरण के अंदर, यानी मत्स्य यूनियन। प्रथम चरण की बात करें दोस्तों, कई बार क्वेश्चन सीधी भी पूछ लिए जाते, यानी मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? तो इसमें जो सही आंसर है आपका 17 मार्च 1948, जो आरबीसी पुस्तकों में एनसीईआरटी में मिलता है। बाकियों में 18 मार्च भी है। तो प्रथम चरण है अपने मत्स्य संघ। इसका गठन हुआ था 17 मार्च 1948 के अंदर। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अलवर राज्य के जो शासक थे तेज, दोस्तों शासक याद रख लेना आप कि कोटा के भीम सिंह जी थे अपने। जैसे जैसे सब आएंगे मैं वैसे आपको बताता जाऊंगा। अलवर राज्य के शासक तेज सिंह जी थे उस समय। उनका दीवान डॉक्टर वीएन खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि उसका आरोप था कि महात्मा गांधी की हत्या में अलवर के शासक तेज सिंह जी का हाथ है। किसका? तेज सिंह जी का हाथ का। तेज सिंह जी ने अलवर राज्य के अंदर उसे अलवर रियासत थी,
उनमें राजस्थान का, भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस था वो भी नहीं मनाया। वीएन खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया। 14 फरवरी की घटना है दोस्तों, कि 14 फरवरी की घटना थी दोस्तों, वो बहुत ही रोमांचक थी। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर जो प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक एस.एन. संप्रभु को नियुक्त कर दिया। यानी भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार के हाथों में था। वहाँ पर जो प्रशासन पर अधिकार के भरतपुर राज्य का प्रशासक एस.एन. संप्रभु को नियुक्त किया। वहाँ पर ख़त्म ही कर दिया राजा महाराज का 14 फरवरी 1948 को। याद रखना तारीख दोस्तों। अब हम बात कर लेंगे रियासतें कौन कौन सी थी मत्स्य संघ के अंदर। 17 मार्च 1948 को इनका गठन किया गया है। रियासतें 4 रियासतें थी। कौन सी थी दोस्तों? 4 रियासतें। देखो, एक दिन थी कौन सी दोस्तों? अलवर, अब हम बात करेंगे रियासतों की दोस्तों, कि मत्स्य संघ के अंदर जिसका गठन 1948 के अंदर हुआ था, उनमें जो रियासतें थी 4 थी रियासतें। तो कौन कौन सी थी देखते हैं। उनके ट्रिक भी जानेंगे याद करने के लिए मत्स्य संघ के अंदर जो प्रथम चरण था। तो देखो दोस्तों, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें मत्स्य संघ के अंदर थी। कितनी? मत्स्य संघ के अंदर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD देखिए, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ABCD थी। बस 4 रियासतें याद होगी दोस्तों। अब रहा पहले जो प्रथम चरण के अंदर ठिकाना एक था। वहाँ के ठिकाने के शासक थे राजेंद्र सिंह जी, निमराना ठिकाना था। उनको ही मत्स्य संघ के अकॉर्डिंग मिला लिया गया। वहाँ के शासक थे राजेंद्र सिंह जी, निमराना। अब देखो, भौगोलिक, जातीय और आर्थिक दृष्टिकोण से जो अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली एक से थे। यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली चारों ही भौगोलिक देखो, यानी जियोग्राफिकली देखो, जातीय, आर्थिक दृष्टिकोण से सब एक तरह थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और चारों राज्यों के शासकों को 27 फरवरी 1948 को दिल्ली बुलाकर उनके समक्ष संघ का प्रस्ताव रखा। चारों राज्यों को बुलाए कि भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली को आप आइए, दिल्ली आए। शासक आए 27 फरवरी 1948 को, आगे संघ का प्रस्ताव रखा उनके सामने राज्यों को। फिर 28 फरवरी की आगे घटना देखिए आप दोस्तों। 28 फरवरी 1948 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए कि मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ का नामकरण किया गया। देखो, 27 फरवरी 1948 को दिल्ली आए, यानी चारों राज्य के शासक, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, चारों शासक आ गए 27 फरवरी को दिल्ली आ गए। संघ के समक्ष बैठ के और प्रस्ताव रखा, आप हस्ताक्षर कीजिए। तो उन्होंने हस्ताक्षर किया 28 फरवरी 1948 को। चारों रियासत शामिल हो गई राजस्थान के अंदर। कितनी? चारों रियासत दोस्तों। कब? 28 फरवरी 1948 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। और जो पहला जो संघ बना, प्रथम चरण था, उसका नामकरण किया के मुंशी ने। किसने किया था? जिसका नाम रखना मत्स्य संघ। किसने नामकरण किया दोस्तों? के मुंशी। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम जो चरण था एक कण का, उनका नामकरण किसने किया? के मुंशी ने किया था। इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। देख लेते, कई बार पूछा जाता है कि तिथि 18 मार्च वैसे आ जाती है, तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे, ये पहला राज्य 7 चरण में था। इनकी पहली राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अपने अलवर थी। क्या थी दोस्तों? अलवर इनकी राजधानी थी। क्या थी?
राजधानी। और राज प्रमुख जो बनाया गया दोस्तों, राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह, जो धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह को। उपराज प्रमुख जो दोस्तों बनाया गया था, किसे बनाया गया था? ये गणेश पाल, करौली के शासक थे गणेश पाल को। और प्रधानमंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री भी दोस्तों बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया तो शोभाराम कुमावत को। किसने प्रधानमंत्री बनाया? शोभाराम कुमावत को। और उप प्रधानमंत्री बनेगा, उप प्रधानमंत्री पीछे क्यों छोड़े? ये जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या? जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बना दिया, उपराज प्रमुख गणेश पाल को बना दिया, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बना दिया, अलवर के थे, और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी बना दिया। और इसकी जो महत्वपूर्ण राजधानी थी वो अलवर को बनाया दिया। अब इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से शामिल थे? कई बार मंत्रिमंडल को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान आरपीसी, राजस्थान लोक सेवा आयोग भी पूछ लिया जाते हैं। तो मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंत्रिमंडल में गोपीलाल यादव थे पहले। कौन थे दोस्तों? गोपीलाल यादव, जो भरतपुर के थे। दूसरे थे मास्टर भोलानाथ, जो अलवर के थे। चिरंजी लाल, जो करौली के थे। और डॉक्टर मंगल सिंह, जो धौलपुर के थे। और पांचवें जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो भरतपुर के थे। ये थे उनके मंत्रिमंडल के अंदर, शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में शामिल। अब देख लेते हैं जो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ वो कहाँ पर उद्घाटन हुआ। उद्घाटन स्थान है भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग में इनका उद्घाटन किया गया था। कौन से दोस्तों? भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट है, वहाँ उनका उद्घाटन हुआ था। अब उद्घाटन करता कौन थे? वही उद्घाटन हुआ, अब करता भी आएंगे। उद्घाटन किसने किया था? मत्स्य संघ का नरहरि विष्णु गौड़गिल। कौन थे? नरहरि विष्णु गौड़गिल थे, इनका उद्घाटन किया था दोस्तों। और मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल है ये 12,000 वर्ग किलोमीटर है। कितने? 12,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या देखिए दोस्तों, जनसंख्या थी 18,38,000। कितनी? 18,38,000 इनकी जनसंख्या थी। आय, जो मत्स्य संघ की आय है वो कितनी थी दोस्तों? कई बार आय और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आय देखो दोस्तों, आय थी 1.1 करोड़ 84 लाख इनकी आय थी। कितनी? 1 करोड़। 1 करोड़ से आय तो ऊपर हो गई। जनसंख्या 10 लाख थी, इनकी 18 लाख हो गई। तो ये तो शेप स्कोर के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए भरतपुर के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। भरतपुर महाराणा ब्रजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह जी थे। भरतपुर के जो शासक थे ब्रजेंद्र सिंह के जो भाई थे मान सिंह ने इसका विरोध किया तथा जाट झंडा खतरे में है नारा दिया। कोई अच्छा काम हो तो विरोध कर लेता है, कोई अच्छा काम ना भी हो तो विरोध भी कर लेता। भरतपुर महाराणा ब्रजेंद्र सिंह थे, उनके छोटे भाई थे मान सिंह जी, उनके भाई थे मान सिंह। इसका विरोध किया जी, मत्स्य संघ का विरोध किया। दोस्तों पूछ लिया जाता है आपसे, मत्स्य संघ का विरोध किसने किया? भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह के मतलब भाई थे मान सिंह ने, उन्होंने विरोध किया और जाट झंडा खतरे में नारा भी दिया था। और ठाकुर देशराज जी थे। कौन थे? ठाकुर देशराज ने मत्स्य संघ का भी विरोध किया। एक तो थे मान सिंह जी, जो शासक ब्रजेंद्र सिंह जी के भाई थे। दूसरा ठाकुर देशराज जी थे। कौन थे? उन्होंने भी मत्स्य संघ का विरोध किया। 15 मई 1949 मत्स्य संघ का विरुद्ध राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया। कहाँ पर दोस्तों? इसका आगे मर्ज कर दिया जाता है। कब? 15 मई 1949 मत्स्य संघ का विरुद्ध राजस्थान में विलय कर दिया गया। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मत्स्य संघ का विलय विरुद्ध राजस्थान में कब किया गया? 15 मई 1949 में। हम बात करेंगे आगे दूसरे चरण की। दोस्तों किसने? दूसरे चरण की हम बात करेंगे, यानी द्वितीय चरण क्या कहलाता है? पूर्व राजस्थान संघ क्या कहलाता है दोस्तों? ये दूसरा चरण है, ये पूर्व राजस्थान संघ कहलाता है। द्वितीय चरण को क्या कहते हैं?
पूर्व राजस्थान संघ, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी रियासतें इसमें, लगभग राजस्थान की अधिकांश रियासतें मिल जाती हैं, यानी 9 रियासतें इनके अंदर मिलती है। ये 4 पहले होगी और 9 अब है दोस्तों, 13 रियासत हो जाती है, यानी लगभग 19 रियासत के अंदर 13 रियासत लगभग शामिल हो गई। इनका देखो तिथि है इनकी 25 मार्च 1948 दोस्तों। कितनी है? 25 मार्च 1948। कितनी है? 25 मार्च 1948। पहले की थी 17 मार्च 1948, इसकी भी है 25 मार्च 1948। इनमें रियासतें थी जो DKP के, ये ट्रिक हैं दोस्तों 9 रियासतों की। DKP के SBB, जे और टॉक। ये ट्रिक याद रखना दोस्तों, बहुत ही काम की ट्रिक है, आपको ऐसे कठिन होगा याद करना। पहले ABCD थी, और इसकी देखो DKP के SBB, 2 बार BB है, जी और जे और टॉक, ये 9 रियासतें हो गई। देखो DK से बन गए अपने डूंगरपुर, D से, K से बन गए किशनगढ़, P से बन गए प्रतापगढ़, K से बन गए कोटा, और S से बन गए शाहपुरा, B से बूंदी, B से बांसवाड़ा, और J से झालावाड़। बाकी रह गए टोंक। ये 9 रियासतें हो गई। कितनी दोस्तों? ये 9 रियासतें आपकी हो गई। कितनी? 9 रियासतें, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतें थी पूर्व राजस्थान संघ के अंदर। ओके, यहाँ एक ठिकाना बनाया गया था कुशलगढ़, वही ठिकाना कुशलगढ़। अब यह ठिकाना आ गया कुशलगढ़ दोस्तों। राजधानी बनाई थी कोटा को। किसको? कोटा को राजधानी बना दी, और राज प्रमुख भीम सिंह सेकंड को बनाए। कोटा के शासक थे भीम सिंह जी, उनको यहाँ भीम सिंह सेकंड राज प्रमुख बनाए गए। अब बात करेंगे उपराज प्रमुख की। भाई राज प्रमुख भीम सिंह बनाए, उपराज प्रमुख किसे बनाए गए? तो दोस्तों उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया। किसको? बहादुर सिंह को बनाया गया। बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, उनको। अब एक परंपरा और शुरू होगी, कनिष्ठ राज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। अब देखो कनिष्ठ उपराज प्रमुख को लक्ष्मण सिंह को बनाया गया, डूंगरपुर के शासक थे। अब दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय के बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल इनका जो पूर्व राजस्थान संघ था, उनका क्षेत्रफल देखो 16,807 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। जनसंख्या थी 23 लाख। कितनी? 23,05,000। जनसंख्या भी बहुत, काफ़ी जनसंख्या थी। और आय इनकी बहुत थी, 1,90,00,000 इनकी वार्षिक आय। लगभग बात करें तो 2 करोड़ के आसपास इनकी वार्षिक आय थी। कितनी? 2 करोड़ के आसपास वार्षिक आय थी। बात करें उद्घाटन स्थान की, कि पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन स्थान अपनी कोटा दुर्ग के अंदर। पहले के तो लोहागढ़ फोर्ट था, भरतपुर के अंदर है, इसका है कोटा दुर्ग के अंदर। अब बात करें उद्घाटन करता, यहाँ भी नरहरि विष्णु गोडगिल आए थे। कौन आए थे? नरहरि विष्णु गोडगिल, NV गोडगिल। अब देखो प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल भाई असावा थे, यानी द्वितीय चरण था, उनके प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा था। कौन थे दोस्तों? गोकुल लाल असावा यहाँ के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों देखो शोभाराम कुंभावत थे पहले। कौन थे? तो ट्रिक है सोगो माही, यानी पूरे एकीकरण को याद करने के लिए प्रधानमंत्री की ट्रिक है सोगो माही। सो से शोभाराम कुंभावत हो गए। अब गो से बन गए गोकुल लाल असावा। आगे देखते जाएंगे, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री तक खत्म हो जाएंगे। बात करेंगे बांसवाड़ा के क्षेत्र से, कि बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह ने एक कथन कहा था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने एक कथन कहा था, कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता। चंद्र सिंह को मरी आ रही थी। क्या आ रही थी? मरी आ रही थी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो मजबूरी के अंदर उसको साइन करना पड़ा। मजबूरी के अंदर प्रताप सिंह, चंद्रवीर सिंह को साइन करना पड़ा। साइन करते उन्होंने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।
भारी मन के साथ। ठीक है, बूंदी के बहादुर सिंह ने इस संघ से नाराज थे, फिर भी शामिल होना पड़ा। नाराज होने से क्या होगा। बूंदी के बहादुर सिंह इस संघ से नाराज थे। अब बात करेंगे हम तृतीय चरण के बारे में। तीसरा चरण हमारा स्टार्ट हो गया दोस्तों। आप बताते जाइए, दूसरा चरण हमने समाप्त किया है, तृतीय चरण की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। संयुक्त राजस्थान, तीसरे चरण का क्या नाम है दोस्तों? संयुक्त राजस्थान संघ। क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ इनका नाम है। और तिथि है इनकी 18 अप्रैल 1948 के अंदर इनका गठित हो गए। रियासतें थी उदयपुर प्लस पूर्व राजस्थान संघ। दोस्तों की रियासतें कौन कौन सी थी? उदयपुर प्लस पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान यानी 9 रियासत तो पूर्व राजस्थान संघ के अंदर जो शामिल थी, यानी टीके, पीके, एसबीबीजे और टोंक। पूर्व राजस्थान के अंदर 9 रियासतें थी और एक ऐड हो गई अपने उदयपुर। उदयपुर बहुत बड़ी रियासत थी उस समय, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी उदयपुर के। भूपाल सिंह बहुत खतरनाक आदमी थे, तो वो शामिल नहीं हो तो उनको तृतीय चरण के अंदर शामिल किया गया था। पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर 10 रियासतें हो गई। और उस समय फिर राजधानी उदयपुर को रखना पड़ा था भूपाल सिंह के कहने पर, तो राजधानी उदयपुर बनी। कौन सी राजधानी? उदयपुर बनाई। फिर राज प्रमुख भी भोपाल सिंह को बनाना पड़ा। तृतीय चरण के राज प्रमुख कौन बने? महाराणा भोपाल सिंह। फिर वरिष्ठ उपराज प्रमुख भी बनाना तो पड़ेगा। फिर भीम सिंह सेकंड को बनाया। किसे? भीम सिंह सेकंड को बनाया। और फिर कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को बनाया। किसको बनाया दोस्तों? बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह दोनों को बनाना पड़ा। फिर प्रधानमंत्री की बात आई तो प्रधानमंत्री देखो, मैंने पहले भी कहा था सोगो और माही, यानी सोगो 2 बार हो गया, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा है। सोगो माही यानी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। कौन थी? माणिक्यलाल वर्मा। इनका उद्घाटन वही जो दूसरे चरण का हुआ था, कोटा के अंदर हुआ था। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। कौन थे? देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी प्रथम चरण के अंदर बात करें दोस्तों, प्रथम चरण के अंदर एनवी गॉडगिल थे। दूसरे चरण के अंदर भी एनवी गॉडगिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। तीसरे चरण के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान के अंदर देखो, वार्षिक आय इनकी थी 3 करोड़ 16 लाख। बहुत ही 3 करोड़ 16 लाख वार्षिक आय। जनसंख्या थी 43 लाख। ओके, राइट है। और फिर अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल इनका, हम मंत्रिमंडल विस्तार देखेंगे। देखो, यानी माणिक्यलाल वर्मा का जो मंत्रिमंडल है वो गोकुलराम असावा। एक थे गोकुलराम असावा जो शाहपुरा के थे, दूसरे अभिन हरि थे। अभिन हरि जो कोटा के थे। और ब्रज सुंदर शर्मा जो बूंदी के थे। भूरीलाल बयां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। भूरीलाल बयां किस मंत्रिमंडल में शामिल थे? वो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान के अंदर। भूरीलाल बयां कौन थे? भूरीलाल बयां। भोगीलाल पांड्या की बात करें, डूंगरपुर के थे। कहाँ के थे दोस्तों? डूंगरपुर के थे। प्रेम नारायण माथुर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रेम नारायण माथुर। और मोहनलाल शुक्लाड़िया उदयपुर के थे। ये तो मुख्यमंत्री थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अगला, मेवाड़ महाराणा ने सर राममूर्ति और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें विलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। कि 2 मिनट रुक जाओ भाई, यहाँ दिल्ली भेजियो सर राममूर्ति और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और खासे सलाहकार हो तो उनके थे दिल्ली जाओ। और विलय पत्र की शर्तें उन्होंने विलंब तय करने के लिए दिल्ली भेज दिए गए। और फिर आगे की कहानी देखते हैं। 11 अप्रैल 1948 को भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न शर्तें रखी। यानी भूपाल सिंह ने कहा था कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दूंगा,
पर मेरी 3 शर्तें आप मौजूद पूरी करें तो मैं विलय पर हस्ताक्षर कर दूं। कब कहा था दोस्तों? 11 अप्रैल 1948 को भोपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न 3 शर्तें रखी। वो कौन कौन सी थी दोस्तों? देखो, आजीवन प्रमुख। पहली बात तो यह थी कि मुझे आजीवन राज प्रमुख बनना है। क्या बनना है? भोपाल सिंह की क्या पहली शर्त थी? मुझे आजीवन राज प्रमुख बनना है। दूसरी शर्त, राजधानी उदयपुर को रखना है। दूसरी शर्त क्या थी? उदयपुर को राजधानी रखना है। तीसरी शर्त है पीरी विपर्स यानी वार्षिक मुझे 20 लाख देना ही पड़ेगा। तो ये शर्तें थी और सरकार ने मानी भी ये शर्तें। और फिर चलते देखते हैं इनकी आगे कहानी। 10 लाख पीरी विपर्स, 5 लाख वार्षिक राजप्रमुख के पद भत्ता और शेष 5 लाख रुपये वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च हुए। यानी जो रियासती विभाग की जो शर्त थी उनके अंदर 10 लाख की प्रीवी पर्स गठित किया गया था। इन्होंने 20 लाख की प्रीवी पर्स की शर्त रखी थी। तो 5 लाख तो 10 लाख तो दे दिए प्रीवी, 5 लाख दिए थे राजप्रमुख के पद और भत्ता के लिए। शेष 5 लाख बचते हैं तो वो दिए मेवाड़ की राजवंश की परंपरा के अनुसार दे दिए जाते हैं। और उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। ये भी निर्णय लिया गया है कि इस संघ की विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में ही होगा। ये भी निर्णय लिया गया है विधानसभा का जो अधिवेशन होगा वो कोटा के अंदर होगा। कहाँ पर दोस्तों? कोटा के ही अंदर होगा, बाकी कहीं पर होगा ही भी नहीं। ये गठित किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह ही चल पाया था। संयुक्त राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है वो 11 माह, यानी मान की लाल वर्मा का मंत्रिमंडल 11 माह ही चला। अगला चरण है दोस्तों आपका चतुर्थ चरण, यानी व्यर्थ राजस्थान संघ। हमने पहले भी आपको अध्ययन किया था संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण था दोस्तों। कितना चरण था? तीसरा चरण था। अब हम चौथा चरण के बारे में चर्चा करेंगे, यानी चतुर्थ चरण यानी व्यर्थ राजस्थान संघ के बारे में। आपको देखो, इनकी तिथि थी 30 मार्च 1949। क्या तिथि थी? 30 मार्च 1949। और नया साल भी था चैत्र शुक्ल एकम को। कौन सा था? चैत्र शुक्ल एकम। यानी रियासतें देखो, इनके अंदर पहले 10 रियासतें शामिल हो चुकी थी। 4 रियासतें पहले, यानी टोटल 14 रियासतें हो गई। अब हम चर्चा करेंगे, अब इन 14 रियासतों को इस चतुर्थ चरण के अंदर मिला दिया गया। कितने दोस्तों? चतुर्थ चरण के अंदर मिला दिया गया। अब रियासतें देखते हैं कौन कौन सी रियासतें हैं। और रियासतों की बात करें तो अपने संयुक्त राजस्थान के अंदर कितनी थी रियासतें? 10 थी। अब 4 और ऐड कर दी। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। इनकी ट्रिक है JJB, 3 बार जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। ठीक, JJB यानी जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर प्लस 10 पूर्व की थी। भाई पूर्व की थी नहीं, यानी संयुक्त राजस्थान संघ की जो रियासत थी, टोटल रियासतें हो गई कितनी होगी दोस्तों? 14 रियासतें हो गई। बात करेंगे हम इनकी राजधानी की, यानी जो व्यर्थ राजस्थान संघ है इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी जयपुर थी। जयपुर को बना लिया गया था। और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह रखा। भोपाल सिंह तो क्या आपा ही रहे हैं भाई, महाराज प्रमुख तो आपा ही रहे, आज जीवन बात करोड़ी है बस। और एक शर्त के अंदर जो राजधानी थी वो उदयपुर की जगह जयपुर बना दी। अब राज प्रमुख, क्योंकि अब जयपुर को शामिल किया गया तो वहाँ राज प्रमुख बनाना पड़ेगा। तो मानसिंह सेकंड बने थे राज प्रमुख। कौन बनेंगे दोस्तों? राज प्रमुख कौन बने? मानसिंह सेकंड जयपुर के। अब उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह थे इतिहास कि हम पढ़ जाएंगे। उपराज प्रमुख बस। अब कनिष्ठ राज प्रमुख की बारी आई तो वही लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह कनिष्ठ राज प्रमुख बन गए। बस काम इनका तो सेट था। प्रधानमंत्री चेंज करना था। प्रधानमंत्री की बात आई तो प्रधानमंत्री जो हीरालाल शास्त्री को रखा था मनोमित CM, जो राजस्थान के प्रथम मनोमित
जो मुख्यमंत्री थी वो हीरालाल शास्त्री जी। मैंने आपको पहले भी कहा था, यानी शोगो माही यानी शोभाराम कुमार थे पहले चरण के अंदर मत्स्य संघ के अंदर। दूसरे जो पूर्व राजस्थान संघ था, दूसरे जो पूर्व राजस्थान संघ था उसके गोकुलाम असावा थी। और जो तीसरे थे संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा थे। और चौथा हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब उद्घाटन की बात करें, किसकी उद्घाटन स्थान की बात करें तो उद्घाटन होता लाल ताल कटोरा। कहाँ पर? ताल कटोरा मैदान जयपुर के अंदर चौथे चरण का उद्घाटन हुआ था। कितने? चौथे चरण का उद्घाटन हुआ। देखो उद्घाटन करता थे यहाँ पर सरदार पटेल जी आए थे। कौन आए थे? सरदार पटेल आए थे। तीसरे चरण के अंदर कौन आए थे? पहले दूसरे नरहरि गौडगिल आए थे। दूसरे चरण के अंदर तीसरे चरण के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। और चौथे चरण के अंदर अपने सरदार पटेल आए थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब आ गए थे यहाँ पे। फिर ठिकाना, यहाँ ठिकाना लावा को शामिल किया गया था। कौन से? लावा ठिकाना था। अगला देखिए 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक जनसभा में सरदार पटेल ने विरत राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। कब की थी? 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक जनसभा हुई थी। उसमें से इन्होंने सरदार पटेल ने विरत राजस्थान की जो निर्माण की घोषणा कर डाली। बात करें 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे राम मनोहर लोहिया की, जो सुझाव पर इस संघ का नाम विरत राजस्थान संघ रखा। किसका? विरत राजस्थान संघ रखा। चौथे चरण का नाम विरत राजस्थान संघ रख दिया गया। बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर महाराजा ने क्या कहा और क्या थी उनकी कहानी। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, जोधपुर महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह ने पाक में मिलने हेतु जिद की। हनुमंत सिंह ने कहा मैं तो बस पाकिस्तान के अंदर जाऊंगा तो जाऊंगा, बस जिद कर ली टाबरी तरह, बस मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो चाहूँगा। तो उन्हें फिर समझाया, फिर राजस्थान संघ के अंदर मिलाया गया था। राजस्थान के अंदर मिला लिया गया था। और फिर एक पी सत्यनारायण राव समिति गठित की गई थी। पी सत्यनारायण राव समिति गठित हुई थी और इनके जो सदस्य थे, पी सत्यनारायण उनके अध्यक्ष थे और जो सदस्य थे 2 सदस्य थे, जैसे वी.के. गुप्ता और वी.के. नाथन 2 सदस्य थे। और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया। देखो पहले उदयपुर थी और पी सत्यनारायण राव समिति पर ये राजधानी का गठित किया गया था, समिति गठित की। और जयपुर को इस समिति ने सजेशन किया जयपुर को राजधानी बनाया जाए। इनका उद्देश्य देखो, विभागों का बंटवारा इन्होंने किया था, जयपुर को राजधानी बना दी। बाकी हर स्टेट को एक महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिया गया, यानी मुख्य 3-4 डिपार्टमेंट थे उनको राज्य कर दिया गया कि आप ये विभाग ले लो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो देखो पहला था अपने उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के किसको दे, तो ये उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय यानी न्याय दिया गया जोधपुर को कि आप उच्च न्यायालय जोधपुर में रख लीजिए। ठीक है, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को ये कहा। ठीक है, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया। किसको दिया? शिक्षा विभाग अब बीकानेर को सौंप दिया, क्योंकि शिक्षा विभाग बीकानेर ही है अभी सौंपा। तभी खनिज और कस्टम डिपार्टमेंट जो एक्साइज विभाग है वो उदयपुर को सौंप दिया कि आप रखो। और वन और सहकारी विभाग है, वन और सहकारी जो विभाग थे वो कोटा को सौंपे। कोटा के आप वन और सहकारी विभाग आप रखो। कृषि विभाग भरतपुर को सौंप दिया। किसको? भरतपुर को सौंप दिया। और राजस्व विभाग कहते हैं पटवारी अजमेर, तो वही है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग किसको सौंपा? अजमेर को सौंप दिया। अब एक और समिति गठित हुई थी, कौन सी? B.R. पटेल। इन समितियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए और आरपीसी और कर्मचारी चयन पर यही मंथन चल रहा है इन समितियों पर क्वेश्चन पूछने का। कभी अध्यक्ष पूछता है, कभी सदस्य पूछ लिया जाता है।
उन्होंने क्या किया था, किसका सजेशन दिया था, ये बात है। BR पटेल समिति, इनके सदस्य थे 3। कितने सदस्य थे दोस्तों? 3 सदस्य थे। देखो, एक 3 हो गए, 4, एक अध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य थे। देखो, TC पुरी और RP सिन्हा कौन थे? एक तो TC पुरी थे, TC पुरी और RP सिन्हा। उद्देश्य था राजधानी, क्योंकि विवाद हो गया था कि जयपुर को राजधानी क्यों बनाए, तो ये गठित किया है उद्देश्य राजधानी विवाद का गठन करने के लिए। इस समिति का उद्देश्य BR पटेल समिति, जो इनका उद्देश्य था राजधानी विवाद का समाधान करना। अब इनके बारे में हम मंत्रिमंडल की चर्चा करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में कौन कौन थे। देखो, सिद्धराज ठड्डा जयपुर के थे, प्रेम नारायण माथुर जो भूरीलाल बयां उदयपुर के थे, फूलचंद बाफना नरसिंह कचहवा और रावराज हनुमान सिंह जोधपुर के थे, रघुवर दयाल गोयल जो बीकानेर के थे, वेदपाल त्यागी जो कोटा के थे। और अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। 5वां चरण है संयुक्त राजस्थान संघ, यानी तिथि इनकी थी 15 मई 1949। मत्स्य संघ को इसी के अंदर शामिल किया गया। रियासतें देखो, रियासतें थी मत्स्य संघ प्लस विरत राजस्थान संघ, यानी 14 हो रियासतें, 4 ये रियासत, कितनी टोटल 18 हो गई, और एक अभी भी बाकी है, उनको बाद में 5वें, 6ठे 7वें चरण में शामिल कर दिया जाएगा। अब इनकी राजधानी जयपुर को ही रखा, क्योंकि आजीवन बन गई थी। अब राजधानी पी नारायण सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राज प्रमुख अपने मान सिंह जी रहेंगे। कौन थे? मान सिंह जी राज प्रमुख थे। और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। भरतपुर धौलपुर रियासती यूपी में मिलना चाहती थी। ये कहते हैं हम यूपी में मिलेंगे, बस मिलेंगे तो यूपी के अंदर ही मिलेंगे। अब भरतपुर धौलपुर की जनता रायजाद, अब इनकी वहाँ शासक कहने से क्या होगा भाई, वहाँ की जनता बोले तब हो ना। तो शंकरराव देव समिति गठित की गई थी इनकी जनता की राय जानने के लिए, क्योंकि भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए वहाँ शंकरराव देव समिति गठित की गई थी। शंकरराव देव समिति में देखो 2 सदस्य प्रभुदयाल और RK सिद्धवा। कौन थे? प्रभुदयाल RK सिद्धवा। उद्देश्य था मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय करना। अब आते हैं 6ठे चरण की ओर। 6ठा चरण कहता है राजस्थान संघ। यहाँ देखने को मिलता है राजस्थान संघ, नहीं, 6ठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। तिथि इनकी थी 26 जनवरी 1949, यानी संविधान लागू उस समय। कहानी ये राजधानी बना दिया पर जयपुर को थी। और रियासतें कौन कौन थी? देखो, सिरोही प्लस संयुक्त राजस्थान संघ, सिरोही प्लस संयुक्त राजस्थान संघ। अब राज प्रमुख मान सिंह सेकेंड को बनाए। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और इनका जो विधिवत रूप से राजस्थान का नामकरण किया, राजस्थान नाम का विधिवत रूप से कर दिया गया 6ठे चरण के अंदर। अगले देखते हैं कि जनवरी 1950 को पर्यटक स्थल माउंट आबू, वो पर्यटक स्थल घूमने की जगह माउंट आबू है, आपको सभी को पता ही है। सूर्य का एक भाग गुजरात प्रांत में, जबकि गोकुलबाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल गांव से सिरोही का शेष भाग राजस्थान। देखो, राजस्थान में गोकुलबाई भट्ट का जो जन्म स्थान है हाथल गांव, और सिरोही का बाकी भाग राजस्थान के अंदर मिला लिए गए, और कुछ क्षेत्र गुजरात के अंदर उस समय मिलाए गए थे, जो 7वें चरण के अंदर वापस ले लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं 7वां चरण, वर्तमान राजस्थान संघ। अब राजस्थान का नया स्वरूप जो वर्तमान पहले थे जो 33 जिलों के आधार पर, वैसा राजस्थान आपको लगभग वैसे अब राजस्थान है वैसा देखने को मिल जाता है। वर्तमान राजस्थान के अंदर वो जिलों की बढ़ोतरी और घटोतरी में एक फ़र्क होता है। तिथि देखो 1 नवंबर 1956 है। 1 नवंबर 1956 इनकी तिथि रख दी गई है। क्या है दोस्तों? 1 नवंबर 1956। राज्यपाल थे उनके गुरु मुखनियाल सिंह। जो राज प्रमुख का पद था वो समाप्त कर दिया गया। अब राज प्रमुख की जगह राज्यपाल हो गए। कौन हो गए? क्योंकि संविधान लागू हो गया। अब गुरु मुखनियाल सिंह जी, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ के जो 7वें चरण के अंदर मुख्यमंत्री थे। रियासतें अगर बात करें तो देखो, आबू देलवाड़ा थी, अजमेर मेरवाड़ा प्लस टोडगढ़ प्लस MP के मंदसौर का सुनील टप्पा राजस्थान में मिला लिया गया। अब देखो, आबू देलवाड़ा पहले भी कटी हुई थी, प्लस अजमेर मेरवाड़ा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी था, प्लस टोडगढ़ प्लस MP का मंदसौर का सुनील टप्पा है।
एमपी के मंदसौर ज़िले का सुनेल टप्पा जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर मिला लेगा। अब देखो, राजस्थान कुछ देना पड़ेगा तो खोना भी पड़ेगा ना। तो झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। आप ये सिरोंज क्षेत्र ले लीजिए। हरिभाई उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय पत्र का विरोध किया, ठीक है। और जीन विजय सूरी समिति की सिफारिश पर अबू दिलवाड़ा का विलय हुआ। अबू दिलवाड़ा का विलय कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ? तो आपका सही आंसर होना चाहिए जीन विजय सूरी समिति। कौन सी समिति थी? जीन विजय सूरी समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। कौन सी? देखो, अबू दिलवाड़ा का जीन विजय सूरी समिति होगी और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा का गठन हुआ। किसका? अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग समिति 1953 में आई थी। कब गठित हुआ? 1953 के अंदर। अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। इसे डॉक्टर फजल अली आयोग कहते हैं, फजल अली आयोग। सदस्य थे आदित्यनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। कौन थे? के.एम. पनिकर। अगला 7वां संविधान संशोधन 1956 के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रावधान ABC श्रेणी को समाप्त किया, यानी राजस्थान में जो राजस्थान था वो B श्रेणी का राज्य था और राजप्रमुख पद को समाप्त किया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राजप्रमुख पद को समाप्त करके राज्यपाल पद का गठन किया गया। राज्यपाल पद का गठन हुआ।